एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग नोटबुक। यहाँ पे हम नर्सिंग के सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सिलेबस वाइज कवर करते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है हमारी यूनिट 7 चल रही है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की। इसमें अबव 4 टॉपिक्स जो है वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी अब तक देन यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, इस वीडियो में हम करने वाले हैं नीचे के जो ये 5 टॉपिक्स हैं ना हमारे पास, ये हम कवर करेंगे। एंड हम शुरू करने वाले हैं मेंटोरशिप एंड प्रिसेप्टरशिप इन नर्सिंग से, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द 5 टॉपिक्स ये बचे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है मेंटोरशिप वर्सेस प्रिसेप्टरशिप का डिफरेंस। ये डिफरेंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और आमतौर पे बच्चे इसमें जनरली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको ये बताने वाली हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट अपना बिल्ड करो, सीखो, समझो। लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, यू कैन डाउनलोड द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगैन। वहाँ पे आपको एज इट इज़ कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर में कैसे लिखना है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो आज आपका एज अ स्टाफ नर्स फर्स्ट डे है। ठीक है, आपको पेशेंट असाइन कर दिया है और आपने ड्रग्स दे दी उसको। ठीक है, और सडनली एक पेशेंट जो है आपका, उसको सीवियर ड्रग रिएक्शन हो गया, एनाफिलैक्सिस हो गया। डॉक्टर्स आर आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, रिलेटिव्स आपकी तरफ देख रहे होंगे और जो आपके आसपास स्टाफ नर्सेस हैं, सीनियर नर्सेस हैं, दे विल ऑब्जर्व कि आप क्या एक्शन लोगे। हाउ विल यू डील विद इट ऑल अलोन। नर्सिंग में आपने सब पढ़ लिया, आपको थ्योरी आती है, आपको पता है कैसे क्या करना है, बट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द प्रेशर ऑफ द मोमेंट। वो वाला मोमेंट जब एकदम से आपको पता चलता है क्या हुआ है पेशेंट को और आप फ्रीज हो जाते हो फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। नोबडी टोट अस दिस, राइट। यहाँ पे हमारा रोल शुरू होता है मेंटोरशिप का, प्रिसेप्टरशिप का, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग एंड एक्चुअली में लीडरशिप का। ठीक है, और नर्सिंग लीडरशिप सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, वो ये सिखाती है कि हमें दूसरों को साथ में कैसे डेवलप कराना है जिनको हम लीड कर रहे हैं। मेंटोरशिप एंड प्रिसेप्टरशिप क्या कंसेप्ट है, एक तो हम कब सीखते हैं जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरा हम कब सीखते हैं जब हम एज अ फ्रेशर न्यू ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम सीखते हैं। तो मेंटोरशिप और प्रिसेप्टरशिप क्या है, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमारी लर्निंग, ग्रोथ और प्रोफेशनल ट्रांजिशन को सपोर्ट करते हैं, हमें एज अ सप्लीमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल मेक श्योर करना चाहता है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो सेफ़ है। हम जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल कॉन्फिडेंट है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, वो सब मेंटेन करने के लिए और लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए। लॉन्ग टर्म रिटेंशन और स्टाफ सेटिस्फेक्शन का एक पॉइंट जो है इसमें आता है, वो ये है कि जब आप काम कर रहे हो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपके पास मेंटोर्स हैं, प्रिसेप्टर्स हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपने ये मिस्टेक करी है, आपको इसको करेक्ट कैसे करना है, फ्यूचर में इसको प्रिवेंट कैसे करना है। अब एक हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको मेंटोर्स और प्रिसेप्टर्स दिए जा रहे हैं। दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई काम कर रहा है तो उसको सिर्फ डांट मिलती है, तुमने ये क्यों किया, तुम्हें अब तक ये करना नहीं आया क्या, तुमने अपनी नर्सिंग डिग्री में क्या सीखा। तो कहाँ पे स्टाफ जो है वो बेटर फील करेगा, कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उसको लगेंगी, कहाँ पे वो काम करना चाहेगा। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव मेंटर्स एंड प्रिसेप्टर्स यू हैव सेटिस्फैक्शन कि कोई हमें टीच कर रहा है, कोई है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हॉस्पिटल्स इस चीज़ में इन्वेस्ट करते भी हैं और स्टाफ भी इसको पॉजिटिवली देखता है। ठीक है, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, मेंटोरशिप वर्सेस प्रिसेप्टरशिप पे। तो सबसे पहले आपको मैं 2 एग्जांपल्स बताती हूँ जो आपने याद रखने हैं, जिससे आपको डिफरेंस समझने में या लर्न करने में कोई इशू आएगा ही नहीं। ठीक है, M फॉर मेंटोरशिप। M से आप याद रखो मॉडल, रोल मॉडल हो गया। ठीक है, मेंटोरशिप यानी कि रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स कौन होता है, सबसे ज़्यादा हम किसको देखते हैं जब हम क्लिनिकली काम करते हैं, अपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं सबसे ज़्यादा जब भी हम काम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल में जब से हमारी ड्यूटीज़ लगती है, हमारे साथ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स या नर्सिंग ट्यूटर्स फॉर एग्जांपल वो लोग जाते हैं, तो वो लोग किसका रोल प्ले करते हैं, वो मेंटोरशिप है, मेंटर्स का रोल प्ले करते हैं। उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। हम डाउट पूछ लेते, आई अंडरस्टैंड कि सारे CIs और नर्सिंग ट्यूटर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता, बट एटलीस्ट वी गेट सम जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप फ्लेक्सिबल होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारा होता है, क्योंकि थ्रू आउट द डिग्री हमें मेंटोर्स मिलते हैं, वो हमारी मेंटरिंग करते हैं, मेंटोरशिप करते हैं, हमें सारे प्रोसीजर्स पेशेंट्स पे करके दिखाना, हमें
प्रोजेक्ट फाइल्स कैसे बनानी है उनको चेक करना, प्रोसीजर्स समझाना, देखना, रीडेमोज लेना, लॉग बुक कंप्लीट करवाना, सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? CIs के, नर्सिंग ट्यूटर्स के। तो ये एक काइंड ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है। सेकेंड इज प्रिसेप्टर। सो P फॉर प्रिसेप्टर, P से आपने याद रखना है प्रोसीजर। सो जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होता है, आपके प्रोसीजर्स होते हैं, उनको लेने के लिए कौन आता है? इवैल्यूएटर आता है बाहर से, या फिर एक्सटर्नल आता है बाहर से। तो वो कैसे होते हैं? रिजिड। क्या आप उनसे डाउट्स पूछते हैं उस टाइम पे जब वो आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने आ रहे हैं? नो। क्या करते हैं वो? हमें देखते हैं हम प्रोसीजर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, चेकलिस्ट्स होती हैं डिवोटेड, वो चेक करते हैं कि यस ये स्टेप आपने किया, ये नहीं किया। इमीडिएट आपके पास फीडबैक आ जाता है और आपका जो रिजल्ट है वो बन जाता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये प्रिसेप्टरशिप का एग्जाम्पल है। तो प्रिसेप्टरशिप के लिए आप याद रखेंगे प्रोसीजर, यानी कि इवैल्यूएटर या एक्सटर्नल। इससे आपको याद करने में ईजी रहेगा। और M से याद रखेंगे रोल मॉडल, यानी कि CIs या नर्सिंग ट्यूटर्स। अब हम थ्योरी देख लेते हैं। मेंटोरशिप की डेफिनेशन वेरी इजी। क्या है? एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड स्टाफ एक लेस एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को गाइडेंस, एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एज इजी एज दैट। ठीक है। जो हमारा समझाने वाला है वो होता है मेंटर, जो समझने वाला है यानी कि स्टूडेंट है वो होता है मेंटी। ओके। तो मेंटोरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंटोर एंड मेंटी। उसके क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सॉरी, गाइडेंस, एडवाइस एंड सपोर्ट। ये तीन चीज़ें एक एक्सपीरियंस्ड नर्स यानी कि मेंटर एक लेस एक्सपीरियंस्ड नर्स यानी कि मेंटी को बताती है, सिखाती है। किस चीज़ पे फोकस रहता है हमारा? अब आपको ईजी रहेगा लर्न करने में, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। हम अपने एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट दोनों के लिए वो एडवाइस देता है कि आपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे मैनेज करना है। हर चीज़ को फोकस करता है आपकी ग्रोथ पे भी, लेकिन बियॉन्ड डेली टास्क, यानी कि आपके डेली टास्क को भी मैनेज करना बताएगा, साथ के साथ उसके बियॉन्ड भी कैसे ग्रो करना है। ठीक है। हमारे पास CIs होते थे, नर्सिंग ट्यूटर्स होते थे, वो हमें बहुत कुछ एजुकेट करते थे। हमें पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट, साथ के साथ करियर कैसे डेवलप करें, क्या क्या वैकेंसीज आती हैं, कब कहाँ पे कैसे अप्लाई करना होता है, एवरीथिंग दे यूज्ड टू टेल अस एंड वी हैड सच अ गुड रिलेशनशिप विद देम। दिस इज़ मेंटोरशिप। वही एग्जाम्पल है कि आप ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद हॉस्पिटल्स भी आपको ये प्रोग्राम में एनरोल कर देते हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल आपको 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड मिल गया। वहाँ पे क्या होगा? आपको एक सीनियर नर्स असाइन की जाएगी जो फोकस करेगी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने में, और किस तरह से उस हॉस्पिटल में कम्युनिकेट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उस सारी चीज़ से ओरिएंट करवाएगी। तो ये है मेंटोरशिप। अब प्रिसेप्टरशिप क्या हुआ? जो एक्सटर्नल्स आते हैं हमारे पास, हमारा प्रोसीजर लेते हैं और चले जाते हैं। तो कैसा रिलेशनशिप है? रिजिड रिलेशनशिप होता है, शॉर्ट टर्म होता है। क्लिनिकल स्किल्स की सुपरविजन करने आते हैं कि कैसे आप क्लिनिकल में प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, टास्क कैसे परफॉर्म कर रहे हो, साथ साथ उसको इवैल्यूएट करते हैं। और एक और पॉइंट होता है कि फीडबैक प्रोवाइड करते हैं क्विक, यानी कि इमीडिएट। सो ऐसे ही हमें प्रिसेप्टर्स जो हैं हॉस्पिटल एरिया में मिलते हैं। व्हेन आई यूज़ टू वर्क इन द प्राइवेट सेटिंग, हमारे पास भी परसेप्टर्स थे और हम परसेप्टी हुए। परसेप्टर्स एंड परसेप्टी के बीच के रिलेशनशिप को परसेप्टरशिप बोलेंगे। तो वो परसेप्टर्स हमारे सारे प्रोसीजर्स को चेक करते थे कि हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम कॉम्पिटेंट हैं, क्या हम स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। सो एक क्विक एंड ईजी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। परसेप्टरशिप क्या है? शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस बेस्ड रिलेशनशिप है जहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड नर्स सुपरवाइज करती है आपको और इवैल्यूएट करती है। किसको? न्यूली रजिस्टर्ड नर्स को या फिर स्टूडेंट नर्स को ड्यूरिंग देयर क्लिनिकल ओरिएंटेशन या फिर ड्यूरिंग देयर क्लिनिकल पोस्टिंग्स, ड्यूरिंग देयर क्लिनिकल स्किल परफॉर्मेंस। परसेप्टर का काम है आपको सुपरवाइज करना और बताना कैसा आपने परफॉर्म किया है और क्या इम्प्रूव कर सकते हो, क्या आपने अच्छा किया, ऑल दैट। एग्जाम्पल में आप ऐसे ही लिखोगे, अ परसेप्टर गाइड्स अ न्यूली जॉइन नर्स फॉर 4 to 6 weeks टू एंश्योर सेफ पेशेंट केयर एंड एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 to 6 weeks है और यहाँ पे अबाउट 6 months है। मेंटोरशिप इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और प्रिसेप्टरशिप इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मेंटोरशिप वर्सेस प्रिसेप्टरशिप। अब आप इसको वेरी इजीली लिख सकते हो अपने आप, बट आपने क्या करना है, जब आप अटेम्प्ट करोगे एक एक्स्ट्रा आपने कॉलम बनाना है इधर एस्पेक्ट का, ठीक है। एस्पेक्ट आप लिखोगे, ये सब ब्लैक पेन से लिखोगे, एस्पेक्ट, मेंटोरशिप, प्रिसेप्टरशिप एंड दीज थिंग्स। ब्लू पेन से आप अपना मेन का बीच का सेंटर बनाओगे, ओके। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लिखोगे वो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, डिफाइन करोगे आप दोनों को, बिकॉज जब आप डिफरेंस शुरू करते हो तो पहले बताना चाहिए दोनों में कि आप क्या डिफाइन है, क्या क्या मतलब समझते हो आप उस वर्ड से, वो लिखना है। सेकंड हो गया आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, मेंटोरशिप इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मंथ्स और ईयर्स भी हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म होता है प्रिसेप्टरशिप, वीक्स टू मंथ्स में ये फिनिश हो जाता है। थर्ड इज़ हमारा फोकस, किस चीज़ पे फोकस, इस पे बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे हमारा फोकस रहता है। बट प्रिसेप्टरशिप में क्या है, क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट और आपकी परफॉर्मेंस, ये दो चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहता है। फोर्थ इज रिलेशनशिप, सपोर्टिव रिलेशनशिप होता है, एडवाइजरी होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। प्रिसेप्टरशिप में कैसा है, सुपरवाइजरी है, यस, इवैल्यूएटिव है, यस, और रिजिड होता है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स। फिफ्थ इज गोल, मेंटर का गोल क्या है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट प्लस करियर डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिसेप्टर का गोल क्या है कि आप सेफ प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, और स्टूडेंट से नर्स बनने का ट्रांजिशन आपका स्मूथ है, सेफ है या नहीं, ठीक है। आउटकम, क्या आउटकम चाहता है मेंटर, आपको कैसा देखना चाहता है, कॉन्फिडेंट देखना चाहता है और अपने करियर से सेटिस्फाइड देखना चाहता है। और प्रिसेप्टर क्या देखना चाहता है, अब आप करियर में ऑलरेडी आ चुके हो, कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो कि नहीं, डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी, स्किल्स कैसे है, ओके, ये सारी चीज़ें देखता है प्रिसेप्टर। वी आर डन विद मेंटोरशिप वर्सेस प्रिसेप्टरशिप। अब पर्पस क्या है, हॉस्पिटल्स को क्या ज़रूरत है मेंटोरशिप और प्रिसेप्टरशिप प्रोग्राम्स लाने की, क्यों लेके आते हैं वो, यहाँ पे अब हम पर्पसेस में समझेंगे। अब जब अगर लॉन्ग आप आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो, 8 मार्क्स में आ गया, 15 मार्क्स में आ गया, तो कैसे एक्सपैंड करेंगे आप, ठीक है, किस तरह से लिखेंगे। ओनली शीट्स को भरना इज़ नॉट इनफ, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपका। सबसे पहले आप पर्पस लिखेंगे, पर्पस इस तरह एनलिस्ट करेंगे, 6 to 7 पर्पसेस अभी आपको बताती हूँ। एक डायग्राम बताती हूँ कि डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन से बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को ही डायग्रामेटिकली शो कर देना, दैट्स मोर देन इनफ। अब पर्पस अगर पूरे हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, बेनिफिट्स बन जाएंगे, एडवांटेज बन जाएंगे। तो सेम ही पॉइंट्स होते हैं, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस लिख रहे हो आप, हेडिंग सब हेडिंग बना के लिखोगे, पर्पसेस को आप एनलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने पर्पसेस हेडिंग लगानी है एंड देन यू हैव टू राइट नंबर 1, क्या पर्पस है इस चीज़ का, इंश्योर करेंगे स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेशनल रोल। सबसे इम्पॉर्टेंट यही पर्पस होता है, मेन पर्पस यही होता है। मेंटोरशिप और प्रिसेप्टरशिप को जब आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप क्यों यूज़ कर रहे हो, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, फ्रेशली पास आउट बच्चे आए हैं, वो प्रोफेशनल डिसीजंस ले पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, उनको अपने रोल से ओरिएंट करवाना। उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अच्छे से काम कर सकते हैं, टू प्रमोट कॉन्फिडेंस। थर्ड इज़ टू इंक्रीज कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कॉम्पिटेंसी उनकी इंक्रीज करनी है, यानी कि स्किल्स इन्हांस करने हैं, सिंपल एज दैट। फोर्थ इज़ सपोर्ट रिटेंशन, मैंने आपको बताया रिटेंशन बढ़ेगी, एज वेल एज नंबर 5 जॉब सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 इज़ बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को कंटिन्यूस रखेंगे हम, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम्स भी हमारे पास आते हैं, लेटर ऑन डिस्कस होंगे वो भी, तो लर्निंग मेंटेन रहेगी, सीखते रहेंगे हम, ठीक है। 7th है सेफ्टी, मेजर पॉइंट, पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो ये 6 to 7 पॉइंट्स हैं, पर्पसेस है हमारे पास। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, हमने लिखना है मेंटोरशिप, देन शेप्स माइंडसेट, ठीक है। अगर हमारे पास मेंटोरशिप आता है, अगर प्रिसेप्टरशिप आता है तो प्रिसेप्टरशिप, शेप्स
स्किल्स। ओके, फुल फॉर्म में आपने अच्छे से लिखना है, अगर डिफरेंस आता है तो दोनों को इकट्ठे लिख सकते हो इस तरह से। मतलब आपको रीड आउट नहीं करना पड़ रहा, आप देखते ही समझ जाओगे कि यस, इस बच्चे ने जो भी लिखा है वो करेक्ट है, उसको आता है। ठीक है, इसलिए हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं डायग्राम्स को। नेक्स्ट, बेनिफिट्स, वही चीज़ें बेनिफिट बन जाएंगी। कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा, यस। कॉम्पिटेंस होगी, यस। स्किल्स इंक्रीज हो जाएंगे। पेशेंट सेफ्टी कैसी होगी, हाई पेशेंट सेफ्टी। स्टैंडर्ड ऑफ केयर्स फॉलो होंगे, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। ठीक है, रिटेंशन, जॉब से सेटिस्फाइड रहोगे और लॉन्ग टर्म रिटेंशन हॉस्पिटल को मिलेगी। लीडरशिप डेवलप होगी, यस। और कल्चर कैसा रहेगा, कोलैबोरेटिव और लर्निंग कल्चर रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस लर्निंग कल्चर रहेगा। नाउ लास्ट थिंग इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये भी अब इजी हो गया। मेंटर्स के क्या रोल है, रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्लस प्रोफेशनल सपोर्ट, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। करियर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और इनकरेज भी करते हैं। ठीक है, परसेप्टर्स का क्या रोल है, आपको वार्ड रूटीन से ओरिएंट करवाना, ड्यूटी से ओरिएंट करवाना, पॉलिसी से ओरिएंट करवाना, आपकी स्किल्स को सुपरवाइज करना, एवेल्युएट करना कि आप काम करने के लायक हैं, कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, एवेल्युएट करना आपकी केयर में कितनी सेफ्टी है। ठीक है, आप कोई हार्म तो नहीं कर रहे पेशेंट को, इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल। प्रोवाइड करना इमीडिएट करेक्टिव फीडबैक, दिस इज़ अ स्टार्ट। करेक्टिव फीडबैक जो है वो सिर्फ आपको प्रिसेप्टर्स देते हैं कि इमीडिएटली अभी क्या चीज़ करेक्ट करनी है आपने। ठीक है, जैसे हमारे एक्सटर्नल्स हमें बताते हैं ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इसको ऐसे करेक्ट करना चाहिए। समटाइम्स दे गिव करेक्टिव फीडबैक, समटाइम्स दे डू नॉट, बट मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि परसेप्टरशिप में ऐसा होता है, करेक्टिव फीडबैक आपको इमीडिएटली दिया जाता है। अब हमें मेंटोरशिप का पता चल गया, प्रिसेप्टरशिप का पता चल गया। वन मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ कोचिंग। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू कैन यूज़ दिस एज योर थ्योरी। अगर आपको बाई चांस डिफरेंस में पूछ लिया जाता है तो यू कैन यूज़ मेंटोरशिप पॉइंट्स या फिर प्रिसेप्टरशिप पॉइंट्स टू कंपेयर इट। ठीक है, मैं आपको कोचिंग यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रक्चर्ड होता है, शॉर्ट टर्म इंटरैक्टिव इंटरेक्शन होता है, फोकस्ड किस चीज़ पे होता है, हेल्पिंग अ नर्स इम्प्रूव अ स्पेसिफिक स्किल। अब देखो, हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल 11th एंड 12th का एग्जांपल लेते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए जो हम जाते हैं उसको हम ट्यूशन बोलते हैं। बट व्हाट इज़ कोचिंग, कोचिंग किस लिए लेते हैं हम, 11th 12th पास करने के लिए हम कोचिंग लेते हैं, नो। पर 9th 10th पास करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, वो क्लास को पास करने के लिए ओवरऑल। बट कोचिंग, कोचिंग किसके लिए लेते हैं, एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, वी टेक कोचिंग फॉर यूपीएससी। फॉर एग्जाम्पल क्लैट, वी टेक कोचिंग फॉर क्लैट। वी डू नॉट टेक कोचिंग फॉर एंटायर +1 एंड +2 पासिंग, वो एक एक्स्ट्रा काम है जो साथ के साथ हो जाता है। बट कोचिंग, अंडरस्टैंड द वर्ड, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, एक स्किल के ऊपर फोकस करना, एक एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना, दैट इज़ कोचिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में हम किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, लाइक IV कैनलाइजेशन। आपको सब कुछ आता है बट यू आर डाउटफुल इन IV कैनलाइजेशन, तो उसके लिए आप किसी की हेल्प लेते हैं, किसी स्टाफ से या किसी कोचिंग प्रोग्राम से। इन हॉस्पिटल कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस प्राइवेट सेटिंग में मैंने पहले काम किया है, दे हैड अ डिपार्टमेंट, लर्निंग डिपार्टमेंट, वेयर यू कैन गो एंड अडेप्ट एनी प्रोग्राम। लाइक फॉर एग्जाम्पल IV कैनलाइजेशन में बताती हूँ आपको। सो आई अडेप्टेड दिस IV कैनलाइजेशन प्रोग्राम बिकॉज आई वॉज डाउटफुल, स्टिल डाउटफुल। तो दे प्रोवाइड अस कोचेस जो हमें पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते थे थ्रू आउट दी पोस्टिंग। लाइक वी कैन अडाप्ट फॉर 1 month और 1 week, 2 week, 3 weeks. So there were days fixed. जब वो आते थे they used to tell us, first they used to teach us on the mannequins, then on the patients, then we used to do under their supervision. सो दैट इज़ कोचिंग, एक स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, बाकी ओवरऑल चीज़ों में आप ले रहे हो हेल्प, गाइडेंस, दैट इज़ मेंटोरशिप। कोई आपको आके चेक कर रहा है, दैट इज़ प्रिसेप्टरशिप। आप किसी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए हेल्प ले रहे हो, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ले रहे हो, दैट इज़ कोचिंग। ठीक है, कोचिंग इज़
शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स। क्या फोकस है? स्पेसिफिक स्किल, उस स्किल को कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो और क्या गोल रहता है इम्प्रूवमेंट का, उस स्किल को इम्प्रूव करने का गोल, ये सब हमारा फोकस रहता है। फैसिलिटेटिंग, क्वेश्चनिंग, परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रोच रहती है हमारी। देखो मेंटोरशिप एंड प्रिसेप्टरशिप जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, बट कोच जो है वो आपको पर्सनल गाइडेंस देता है, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो अपने मॉड्यूल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को। साथ के साथ वो इनकरेज करता है सेल्फ डिस्कवरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी कैसी हैं उसको डेवलप कराने में हेल्प करता है। ठीक है, बाय गिविंग यू असाइनमेंट्स, बाय गिविंग यू थिंग्स टू सॉल्व, इन सब चीज़ों से। तो क्या गोल है? टारगेटेड परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट और बिहेवियर चेंज, ये हमारा गोल रहता है इन कोचिंग। स्ट्रक्चर्ड होता है इवैल्यूएशन और मेजरेबल आउटकम्स होता है, लाइक चेकलिस्ट होती है, हम रेट कर सकते हैं कि 10 में से कितने आपने पॉइंट्स कर लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 आउट ऑफ 10, सो यू आर स्कोरिंग गुड। सो मेजरेबल आउटकम्स होते हैं। वही एग्जाम्पल है, अ नर्सिंग सुपरवाइज़र कोचिंग अ स्टाफ नर्स टू इम्प्रूव डेलीगेशन। किसी वार्ड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके इंचार्ज को डेलीगेशन के बारे में सुपरवाइज़र कोच कर रहा है, पर्सनली गाइडेंस दे रहा है, दैट इज़ कोचिंग, यस। तो क्या आउटकम होगा? इम्प्रूव हो जाएगी कॉम्पिटेंस, सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, और मोर ओवर आउटकम हमारा यही रहेगा कि हमारा परफॉर्मेंस एनहांस हो गया है उस पर्टिकुलर टारगेटेड स्किल को लेकर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आप इजीली इसमें डिफरेंस भी कर सकते हो गया। नेक्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, एक वार्ड में एक नर्स को भेज दिया या फिर इंचार्ज को या सुपरवाइज़र को भेज दिया हमने, तो क्या वो अकेला सारा काम कर लेगा? See, being a staff nurse, we have to do multiple works. Patient care, interdepartmental coordination, intra-departmental coordination, inventory, resources available हैं कि नहीं, OT में पेशेंट्स को शिफ्ट करना, ICU में पेशेंट को शिफ्ट करना, OT या ICU से पेशेंट्स को रिसीव करना, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू। पर एक अकेला इंसान क्या ये काम कर लेकर नहीं कर सकता, चाहे वो इंचार्ज है चाहे वो सुपरवाइज़र है, दे कैन नॉट वर्क अलोन। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? डेलीगेट करना पड़ता है, लोगों में काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। D फॉर डेलीगेशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखो ईजीली। अब अगर मैंने अपना काम अपने वार्ड के 10 पेशेंट्स, मान लो 3, 4, 5 स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी? मुझे कोई लेना देना नहीं है उनके काम से? नो, मैं अभी भी अकाउंटेबल हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मेरे किसी भी स्टाफ से तो किससे आके पूछेंगे? मेरे से पूछेंगे। आपके होते हुए गलती कैसे हुई? जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में लीडरशिप में डिस्कस किया था कि अकाउंटेबिलिटी रिटेन विद द लीडर। सो मैं अभी भी अकाउंटेबल रहूँगी आउटकम के लिए। सो डेलीगेशन की ईजी डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ नर्स ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक टास्क to another competent individual while retaining accountability for the outcome। एक नर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रही है अनदर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को जो सर्टिफाइड है उस काम को करने के लिए, वाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम। आउटकम जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हुए हम अपनी एक्शंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या की पॉइंट्स है? डेलीगेट करना है हमें, तो मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम हैंड ओवर्स देते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द हैंड ओवर्स। के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, हम इस बार फॉर्मेट यूज़ करते थे। सो इस तरह से कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड है ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए स्टाफ में और सुपरवाइजर्स एंड इंचार्जेस में। सुपरविजन अच्छे से होना चाहिए ताकि, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके स्टाफ के काम के लिए, तो आप अच्छे से देखोगे, सुपरवाइज करोगे कौन ठीक काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट है, क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है। ठीक है, डेलीगेट करोगे टास्क अप्रोप्रिएटली टू स्किल लेवल, जिसका जितना स्किल है उसको उतना टास्क दोगे। और आर एन रिमेन्स लीगली अकाउंटेबल। येस, लीगल एक्शंस के अंडर आता है इंचार्ज एंड सुपरवाइज़र। अगर आप उनके अंडर काम कर रहे हो और कोई लीगल एक्शन हो जाता है स्टाफ के ऊपर, तो इंचार्जेस एंड सुपरवाइजर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। छोटे टॉपिक्स होते हैं 2 मार्क्स में आते हैं, बट जस्ट इन केस कई बार 5 मार्क्स में आ गया या आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो एक तो आप PDF से देख सकते हैं, जो मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में दिया है, कैसे एक्सपैंड होगा। सेकेंडली आपने क्या लिखना है उसमें, राइट्स ऑफ डेलीगेशन। राइट्स ऑफ डेलीगेशन को आप कैसे लिखेंगे? जिस तरह मैंने ये डायग्राम बनाया ऐसे ही,
राइट्स ऑफ डेलीगेशन, टास्क, सर्कमस्टेंसेस, पर्सन, डायरेक्शन, सुपरविजन। इसको याद कैसे रखेंगे? द क्लेवर पेशेंट ड्रिंक्स सूप। टास्क, सर्कमस्टेंसेस, पर्सन, डायरेक्शन, सुपरविजन। ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लर्न। ठीक है, सही टास्क सही सर्कमस्टेंसेस के अंदर सही पर्सन को सही डायरेक्शन और सुपरविजन के साथ देना, दैट इज राइट्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक स्टाफ नर्स डेलीगेट कर रही है वाइटल साइन मॉनिटरिंग का प्रोसीजर ट्रेन नर्सिंग असिस्टेंट को या फिर स्टूडेंट नर्सेस को, लेकिन रिजल्ट्स को खुद इवैल्यूएट कर रही है, क्योंकि अगर उन्होंने गलत इवैल्यूएट कर लिया तो गलती किसकी होगी? स्टाफ नर्स की। ठीक है, क्योंकि आप लीगली अकाउंटेबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पावर एंड पॉलिटिक्स। हॉस्पिटल में काम कर रहे हो अगर आप, तो आपको अपने स्किल्स और कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा ज़रूरी है पावर और पॉलिटिक्स को समझना वहाँ पर। ठीक है, तो पावर एंड पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं इस डेफिनेशन को पढ़ के, बट दे आर वेरी इजी। पावर क्या है? दूसरे के बिहेवियर और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, दैट इज़ पावर। पावर को यूज़ करना इज़ पॉलिटिक्स। बस इतना समझना है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। पावर इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर and decision, or politics involves the use of power and influence in an organization to achieve goals. As simple as that. बस ओके, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पावर। पावर कितने टाइप की होती है? नंबर 1 इज़ लेजिटिमेट, यानी कि पोजीशन बेस्ड। जितनी हायर पोजीशन उतनी हाई पावर एंड उतनी आपकी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो एग्जाम्पल क्या है? चीफ ऑफ नर्सिंग हो गया या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, लेजिटिमेट पावर है, पोजीशन बेस्ड पावर है। ठीक है, सेकंड है एक्सपर्ट, यानी कि नॉलेज बेस्ड पावर। अब कोई पेशेंट है, मान लो रोड पे कोलैप्स हो गया, ठीक है, एक वार्ड की नर्स है, एक आईसीयू नर्स है, तो किसके मतलब डिसीजन को ज़्यादा सुनने और ज़्यादा फॉलो करने की आपको लगता है चांसेस है? Obviously people will listen to the emergency nurse or the ICU ward nurse. ICU nurses को और emergency ward nurses को ज़्यादा preference मिलेगी because they are more expert, they have more knowledge in dealing patients who have sudden sickness. तो क्यों? Because they are working in super specialties, they are dealing with such situations on daily basis, they have more knowledge related to that. Ward में we have comparatively stable patients ना, सो एक्सपोर्ट लेवल पावर। थर्ड इज रेफरेंट पावर, यानी कि इन्फ्लुएंस थ्रू रिस्पेक्ट। अब कुछ लोग होते हैं जो जनरली जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम सभी फॉर नो रीज़न। कुछ लोग अच्छे होते हैं इस तरह से, उस तरह के ऑरा को कैरी करते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं जनरली, वो होती है रेफरेंट पावर, कि उनकी बस हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके डिसीजंस को मान रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सो दैट इज़ रेफरेंट पावर। ठीक है, कोर्सिव पावर, ये होती है फियर बेस्ड। फॉर एग्जांपल कोई भी डिसीजन है, फॉर एग्जांपल एचआर से कोई डिसीजन लिया गया है, तो समहाउ अगर आप एग्री हो नहीं भी हो, वो बाइंडिंग है आपके ऊपर डिसीजन, तो आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज वाई? अगर आप नहीं मानोगे तो एचआर कैन remove you from your post. Talking about private firms, HR can remove you from your post. Yes, they can. So out of fear, you have to listen to them. That is coercive power. Fifth is reward based, यानी कि incentive based power. अगर कोई आप किसी की decision मान लेते हो, आपको reward मिल रहा है उसके बदले में, so that is incentive based power. Example क्या है? A nurse manager uses expert and referent power to motivate her team rather than enforcing rules through authority. ठीक है, मतलब कि expert plus referent power का combination is the best power to use. Next topic is empowerment. अब imagine करो कि आप काम कर रहे हो, बट आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके आसपास जो लोग हैं, आपके स्टाफ मतलब टीम मेंबर्स हैं एंड डॉक्टर्स हैं, अदर इंट्रा डिपार्टमेंटल जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल लैब पर्सन्स हैं, रेडियो डिपार्टमेंट, आईसीयू डिपार्टमेंट का स्टाफ है,
कोई भी स्टाफ है, they do not listen to whatever you say. Generally ऐसा ही होता है, because everybody just want to speak, nobody wants to listen. एक ये सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे आप कोलैबोरेटिव महसूस करते हो, आपको लगता है कि when you speak people listen, they try to find a midway between your thoughts and their thoughts. They are trying to compare what is best for the patient and we are going to do that thing. जहाँ पे आपको लगता है कि people are listening to you. तो दोनों सिनेरियोज आर डिफरेंट. फर्स्ट में क्या हो रहा है, यू फील लाइक लीविंग, यू नो, कि कोई सुनता तो है नहीं, वाई डू यू स्पीक. या तो आपको लगता है कि जस्ट चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या फिर यू फील लाइक नहीं हमारी लाइन ही गलत है, वी डू नॉट वांट टू डू दिस. बट इन द सेकंड सिनेरियो व्हेन एवरीबडी यू नो अप्रिशिएट्स योर एफर्ट्स, दे रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर डूइंग, दे रिकॉग्नाइज दोज एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू डू फॉर योर पेशेंट. वो क्या है, वो एक ऐसी फीलिंग है, आपको अच्छा लगता है, यू फील इंटरनली मोटिवेटेड, यू फील कि गुड, आई एम डूइंग गुड वर्क एंड आई विल कंटिन्यू टू डू द सेम. तो वो क्या इग्नाइट करता है हमारे अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन को. दैट फीलिंग इज एम्पावरमेंट. ओके, फीलिंग लाइक यू आर बीइंग वैल्यूड, दैट फीलिंग इज एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट ये अभी बहुत कमी है नर्सिंग में, बट आई होप कि फ्यूचर जो नर्सेज हैं जब वो टेक ओवर करेंगी तो आई गेस कि समथिंग बेटर विल हैपन. एम्पावरमेंट क्या है, प्रोसेस है, इनेबलिंग करेंगी जिससे हम नर्सेज को टू हैव कंट्रोल ओवर देयर वर्क एनवायरनमेंट, देयर डिसीजंस एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. ईजी डेफिनेशन है बट थोड़ी सी वर्डफुल है, तो अगर आप इसको यहाँ तक भी कर लेंगे लर्न, so it's more than enough from here to here. So empowerment is a process of enabling nurses to have control over their work environment, decision and professional practice. Easy definition. दो तरह से हम अपने स्टाफ को एम्पावर कर सकते हैं. स्ट्रक्चरली कैसे, रिसोर्सेज देंगे, सपोर्ट देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, यानी कि जो सामान उनको चाहिए वो हमने दे दिया, दैट्स स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट. ठीक है, इन्वेंट्रीज हमने उनकी पूरी कर दी, जितना तुम्हें चाहिए जो चाहिए हमारे सर्विस से ले लो, बस काम अच्छे से करो. That is structured empowerment. Psychological empowerment, feeling of competence, autonomy and purpose. ठीक है, आपको ऐसा फील करवाना कि yes we are listening to you and we value you. ठीक है, अब डिसीजन जो मैं आपको लिख के बताती हूँ, लाइक किस तरह से आपने इस चीज़ को अटेम्प्ट करना. मैं डेफिनेशन लिख दी, इट्स ओके. फिर आप लिखेंगे एम्पावरमेंट ऊपर. ठीक है, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, control of work environment, decisions and professional practice to improve patient care plus job satisfaction. इस तरह से जब आप इसको पूरी शीट के ऊपर, एक ऐसी शीट मिलती है ना हमें, उसके ऊपर अगर आप इसको पूरे को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, उसके नीचे जब आप टाइप्स लिख रहे हैं देन टाइप्स ऐसे लिखो आप, एम्पावरमेंट, स्ट्रक्चरल, साइकोलॉजिकल, और उसके आगे वो लिख दो, देन एग्जाम्पल लिख दो. ऐसे आप अटेम्प्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स देन यूजुअली यू गेट. ओके, सो ऐसे आपने देखो इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है. बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, एम्पावर्ड नर्सेज होगी तो क्या अच्छा हो सकता है, मोरल अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी, टीम वर्क इम्प्रूव होगा, मोटिवेशन इम्प्रूव होगा, इनोवेशन आएगी, नए नए आइडियाज़ स्कूलों को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी अगर बात सुन रहा है तभी हम अपने आइडियाज़ को आगे रखेंगे, अगर कोई नहीं सुनता है देन वी विल नेवर गिव आवर ओपिनियन. ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, इनको आप एनलिस्ट कर सकते हो. और एग्जाम्पल देख लो, अ नर्स लीडर encourages staff to design new shift handover formats. Team feels valued and motivated.
ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, बट हाँ जब आप काम कर रहे होते हो तो ये चीज़ें मैटर करती हैं. स्पेशली लाइक नाउ आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड आई एम फीलिंग कि empowerment is, you know, not even zero, it's in the negative side. So we definitely need to work on empowerment. Next is decision making. I'll try to be quick because बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, जल्दी से कवर करके दिखाती हूँ. डिसीजन मेकिंग क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है. किस चीज़ के लिए? हमें सेलेक्ट करना है अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन. बस इतना इजी होता है. डिसीजन मेकिंग क्या है? अपने प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना, दैट इज डिसीजन मेकिंग. बस उसको आपने एक फैंसी इंग्लिश में लिखना है. डिसीजन मेकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अमंग ऑल्टरनेटिव्स टू सॉल्व अ क्लिनिकल और मैनेजरियल प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसके स्टेप्स को आप कैसे लिखोगे? देखो, मैंने वैसे पीडीएफ में इसका एक अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया है, बट जस्ट इन केस, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कलेक्ट डाटा, एनालाइज ऑल्टरनेटिव्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन. या तो इधर लिख सकते हो या फिर दिस वे. ओके, किसी भी तरह से आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाओ बस इजीली. अगर आपके पास लाइक 15 मार्क्स में आता है या 8 मार्क्स में आता है, जब आपको एक्सपैंड करना, तो मैंने जब अटेम्प्ट किया था, मेरे एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग फॉर्म में, तो मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया था, मैंने एक तरफ इसका फ्लो चार्ट बनाया था लाइक दिस, और साथ के साथ एग्जाम्पल में उसके स्टेप्स को ऐसे ऐसे एलेबोरेट किया था, एंड आई गॉट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन. ठीक है, डेफिनेशन लिखो आप पहले. लेट मी क्लीन दिस अ लिटिल बिट. या सबसे पहले देखो, आप बेसिकली डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद आप स्टेप्स का फ्लो चार्ट बनाओगे. साथ में आप एग्जाम्पल को पूरा डिटेल में लिख सकते हो. और क्या लिखना होता है? एडवांटेजेस लिख सकते हो, साथ में पर्पसेस लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो स्टेप से पहले. डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन हो गई, पर्पस हो गए, स्टेप्स हो गए, साथ के साथ एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट हो गया, एडवांटेजेस हो गए. बस दैट्स हाउ यू स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, अब एग्जाम्पल इसमें है कि चूजिंग बिटवीन ट्रांसफरिंग अ पेशेंट टू आईसीयू और कंटिन्यूइंग क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस एंड टीम इनपुट देखना, सब कुछ देखना. ठीक है, सो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो. ईजी है ये टॉपिक्स. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कभी ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हुए टीम में टीममेट्स के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ है? आई कैन हियर अ येस. सो दैट्स कॉन्फ्लिक्ट ना. ये आपके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे किसी चीज़ को लेके. जिस तरह हम वहाँ ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए झगड़ा करते थे, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को लेके हॉस्पिटल्स में रोज़ाना खूब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम नर्सेज आर द फ्रंट लाइन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर्स. ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लेके सब नर्सेज के पास ही आते हैं. तो आपको बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन को यूज़ करके डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करना. ठीक है, ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकती हैं, टीम्स के बीच में भी हो सकती हैं, ग्रुप्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हॉस्पिटल में, यू नो वेरी वेल. तो उन सबको मैनेज करना कैसे? अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन को यूज़ करते हुए, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अब 3 तरह की होती है. इंट्रापर्सनल, यानी कि विद इन सेल्फ, अपने साथ जो आप माइंड में येस एंड नो गेम खेलते हैं, दैट इज़ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि 2 लोगों के बीच में, और इंटर ग्रुप यानी कि 2 ग्रुप्स के बीच में. सो दिस वन इज़ इंटरपर्सनल हेयर, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है. ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने थ्योरी को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ थॉमस किलमैन मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? नंबर 1, अवॉइडिंग. सबसे पहला जो स्टेप आप ले सकते हो कि अवॉइड करो कॉन्फ्लिक्ट को. इसको आप याद कर सकते हो, AACCC, ये इसके वो है निमोनिक. सबसे पहली बात तो अवॉइड करो, लड़ना अवॉइड करो. ठीक है, अगर अवॉइड नहीं हो पा रहा है तो एकोमोडेट करो. ठीक है, अपने आप को दूसरे के डिसीजन के अकॉर्डिंग डाल लो, बिकॉज आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना
एक बड़ा टास्क है, तो आप अवॉइड करो ना कॉन्फ्लिक्ट को। अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत सटल रहो, एकोमोडेट कर लो, ठीक है, कोशिश करो एकोमोडेट करने की। एकोमोडेशन से काम नहीं चल पा रहा है तो अब क्या करेंगे, कंपीटिंग। हम दोनों के डिसीजंस के प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जिसके ज़्यादा प्रोज होंगे उसकी तरफ हम उसकी साइड लेंगे, जिसके ज़्यादा कॉन्स होंगे उसको हम समझाएंगे कि यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, ठीक है, आपको उनके डिसीजन के साथ जाना चाहिए। दैट इज़ कंपीटिंग। फोर्थ इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है। दोनों का डिसीजन मान लो कि कोई नॉनसेंस बात के ऊपर कोई लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो अब हम देखें कि दोनों पार्टीज़ में से कौन है बिल्कुल ज़िद्दी और कौन है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा वी विल प्ली देम कि आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो थोड़ा सा, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। 2 दिन के बाद सब कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाते हैं, ऑफ कोर्स ठीक है, बातें बनती हैं, बट नॉट फॉर मोर देन 2 days 3 days 5 days 1 week एट लीस्ट, उसके बाद तो भूल जाते हैं सब। लास्ट है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग इज़ टिल डेट द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज दोनों की आपस में अगर बातचीत सेटल डाउन हो जाए दैट इज़ मच बेटर, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्टाइल्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस या फिर रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपने याद रखना, ये आपने हाईलाइट करके लिखना है अच्छे से, हेडिंग बना के, बॉक्स बना के, ताकि टीचर का ध्यान जाए। और कुछ नया आपने अपने आंसर में लिखा है देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। मूव ऑन करते हैं नेगोशिएशन पे। नेगोशिएशन का हमने वर्ड अभी पढ़ा था पीछे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में, कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज, नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट करना क्या होता है? नेगोशिएशन एक डिस्कशन होती है जहाँ पे हम लोग मिलके, कुछ पार्टीज़ मिलके डिस्कस कर रही हैं किस चीज़ के ऊपर, एक एग्रीमेंट के ऊपर आना चाहते हैं वो, जो सब जो भी पार्टिसिपेट करे सबको, सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को लेके बहस हो रही है, अब एक इंसान कोई ऐसा बीच का मेथड निकालता है कि इधर वाले भी सेटिस्फाई उधर वाले भी सेटिस्फाई, उसको बोलते हैं नेगोशिएट करना। और ये एक बहुत लाजवाब स्किल होती है, जिसके पास भी नेगोशिएशन की पावर अच्छी होती है ना, लाइक दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल स्किल, वो बहुत वैल्यूड होते हैं वो इंसान। एक मिडवे निकालना है, दोनों को सेटिस्फाई करना। सो प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव नेगोशिएशन कैसी होती है? सबसे पहले आपको प्रिपरेशन और क्लैरिटी ऑफ गोल्स होनी चाहिए, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए कि दोनों पार्टीज क्या बोल रही है, क्या उनकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फिर जब वो बात कर रहे हैं मीटिंग में, यू हैव टू लिसन एक्टिवली, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉइंट्स वो रख रहे हैं, यू हैव टू लिसन, ठीक है, वेरी प्रोएक्टिवली। देन रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ठीक है, रिस्पेक्टफुली एम्पैथेटिकली उनको बताते हुए चलना है। विन विन माइंडसेट, यानी कि दोनों पार्टीज़ को ऐसा फील हो जाए कि नहीं, हमारी ये बात मानी गई है, दोनों को आपने सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज़ नेगोशिएशन। और हर किसी के बस की बात नहीं है नेगोशिएट करवाना। सो नर्स लीडर एग्जांपल देखते हैं, नेगोशिएट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फॉर बेटर स्टाफिंग बाय प्रेजेंटिंग वर्कलोड डाटा एंड पेशेंट सेफ्टी आउटकम्स, ठीक है। मान लो इंचार्ज है, वो अपना डाटा दे रही है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और पेशेंट की सेफ्टी बहुत रिस्क पे है, तो हमें स्टाफ चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ कैसे डील करेगा, कैसे नेगोशिएट करेगा, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर नेगोशिएशन स्किल्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्ड चेंज। इम्प्लीमेंटिंग प्लान्ड चेंज यानी कि प्लान किया हुआ चेंज लेकर आना। कैसे लेकर आते हैं हम? बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स में, फॉलोड लिखे हुए होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमारा जो चेंज है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किस चीज़ की, किसी इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट को अचीव करने की, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, कैसे कोई चेंज लेके आओ। फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ले लो, अपने फाइल वर्क से कंप्यूटराइज्ड वर्क पर शिफ्ट करना है, ठीक है। नीचे वाले एग्जांपल को पिक कर लेते हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रेजिंग, 3 स्टेप्स हैं। अनफ्रीजिंग में अवेयरनेस सेशंस, चेंजिंग में ट्रेनिंग स्टाफ और रीफ्रीजिंग में इंटीग्रेटिंग इन डेली वर्क फ्लो। अब इसको हम समझते हैं कैसे। 11th 3 स्टेज मॉडल ऑफ चेंज, उन्होंने
बेसिकली आइस एंड वाटर के ऊपर ये अपनी थ्योरी बनाई है। उन्होंने बोला कि आइस को मान लो आपने एक सर्कल वाले उसमें डाला हुआ है सांचे में और उसको आपने जमाया हुआ है, तो वो कैसी आइस देगी आपको? गोल। ठीक है, एक गोल आइस आपको मिल जाएगी। अब आपने इसको चेंज करना है, प्लान चेंज है हमारा कि हमने इसको कन्वर्ट करना है एक स्क्वायर में, ऐसा हम अभी सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अनफ्रीज कर देंगे, ठीक है, पानी बन जाएगा। पानी को अब हम एक स्क्वायर में डालेंगे और रेफ्रिजरेट कर देंगे, रीफ्रीज कर देंगे। रीफ्रीज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर आइस क्यूब बन जाएगा। तो ये हमने क्या किया? अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। तो क्या हुआ? हमारा टारगेटेड चेंज आ गया। ठीक है, ये है बस लुईस 3 स्टेज मॉडल ऑफ चेंज। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, आप लिखोगे लेविन्स मॉडल। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, आप इसको फुल फॉर्म में अच्छे से लिखोगे, मैं बता रही हूँ आपको साथ के साथ। सबसे पहले आप लिखोगे अनफ्रीजिंग, then you will write change and then you will write refreezing। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिखोगे कि हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है नीड फॉर चेंज का, और एग्जाम्पल लिखोगे अवेयरनेस सेशन, देन चेंज। यहाँ पे आप लिखोगे कि हमें स्टाफ को ट्रेन करना होता है, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। साथ साथ एग्जाम्पल आ जाएगा नीचे, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। देन रीफ्रीजिंग, जो भी आपने डेफिनेशन से लिखवाई है, मेकिंग इट अ डेली प्रैक्टिस। एग्जाम्पल आ जाएगा यूजिंग ऑफ EMR ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, जो जो हमें यहाँ पीछे मिला है वो पिक करना है हमने और पुट कर देना है अपने डायग्राम में। एक पूरी शीट पे ये पूरा डायग्राम बनेगा। हाँ, सिंपल एज दैट, कंप्लीटेड। आपने बस याद रखना है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में से मेंटोरशिप, प्रिसेप्टरशिप और डेलीगेशन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर क्लियर हो गया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और पिछली वीडियो को ज़रूर याद से देख लेना। नेक्स्ट आपको कोई चीज़ अगर डाउटफुल लग रही है, कुछ जल्दी कवर करना चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट डाउन एंड वी विल थिंक अबाउट मेकिंग ऑन इट। ओके, थैंक यू।